शुभ संध्या। आइए हम लोग अपने व्यंजन की अगली कड़ी में देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। जैसा कि आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि हमको 4 वर्ण दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें पूछता है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, कौन सा व्यंजन महाप्राण है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्लस हम लोग आधी चीज़ें तो याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, और आधी चीज़ें भूल जाते हैं। और जो ट्रिक याद भी करते हैं एग्जाम में जाते जाते भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी हम लोग उसको समझने का प्रयास नहीं करते बल्कि रटने का प्रयास करते हैं। जैसे ट्रिक है 135, तो उससे हम याद करते हैं 135 यानी अल्पप्राण। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं बल्कि एक बार इसको समझने और बोलने का प्रयास करने की जरूरत है। आइए देखते हैं किस तरीके से है अल्पप्राण। जैसा कि कहा जा रहा है अल्प, अल्प मतलब कम यानी थोड़ा, जहां पर हमें थोड़े श्वास की या थोड़े वायु की आवश्यकता हो। जिन वर्णों को बोलने में कम वायु या कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। तो जो एक सबसे खास बात है, सबसे खास बात यह कि हम उच्चारण करते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ आप भी बोलने का प्रयास करिएगा तो आपको सब कुछ, कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन पहले एक बार आप खुद से प्रयास करेंगे तो क ख ग घ अंग। अगर आप बोल के देख रहे हैं तो आप ये देख पा रहे हैं क ख, मतलब क और ख में अगर ध्यान दें तो क की अपेक्षा ख में हमारा क्या हो रहा है, श्वास की आवश्यकता भी अधिक पड़ रही है और समय भी अधिक लग रहा है, वायु भी अधिक निकल रही है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम पूरे वर्णों को बोलने की कोशिश करते हैं। एक बार क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस तरीके से हम इसको जब पढ़ रहे हैं तो आप देख क्या कर पा रहे हैं, नोटिस क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, चूंकि हमने एक चीज पढ़ा था कि वर्गीय व्यंजन के रूप में इनको क से लेकर म तक को बांटा गया है, जो कि कचट तक था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो उसमें जो पहला वर्ण है, जो तीसरा वर्ण है, जो पांचवा वर्ण है, उसमें हमको बोलने में श्वास की आवश्यकता कम पड़ रही, हवा की आवश्यकता कम पड़ रही, समय हमारा कम लग रहा है अपेक्षाकृत उसके अगले अक्षर के। तो जिन व्यंजनों को, जिन वर्णों को बोलने में हमको श्वास की कम आवश्यकता पड़े उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम अल्पप्राण कहेंगे। अब कुछ और जो छोटी छोटी बातें हैं, तो ठीक तो आपका ठीक है भाई, पहला, तीसरा, पांचवा, 1 3 5 135 है। लेकिन आपको ये ध्यान भी रखना, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करिए क ख, तो आपको ऐसे क्लियर हो गया कि पहला वाला क्या होगा, अल्पप्राण होगा, दूसरा वाला महाप्राण। फिर ग घ अंग, तो आप देख पा रहे हैं पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, इसमें हमको कम समय लग रहा है। तो ये पहले, तीसरे, पांचवे हमारे क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण हो जाएंगे। इस तरीके से च, फिर ज, फिर इय, इस तरीके से ट, फिर ठ हमारा होगा महाप्राण, ड अल्पप्राण, ढ अड़। अब उसके बाद त थ, थ हमारा हो गया महाप्राण, द अल्पप्राण, ध आपका महाप्राण और न हमारा अल्पप्राण। तो एक बार अगर इनको बोलने का प्रयास किया जाए तो बिल्कुल हम सही बोल पाएंगे और सही पकड़ भी पाएंगे, किसमें कम समय लग रहा है, किसमें ज्यादा समय लग रहा है, किसमें समय श्वास की आवश्यकता कम पड़ती है, किसमें अधिक पड़ती है। एक और छोटी सी बात हम लोग ध्यान दिए थे, अभी कल भी ध्यान दिए थे कि जो उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन होता है जिसको हम अलग से लिखते हैं, जैसे सड़क में ड और पढ़ना में ढ के नीचे बिंदी, तो यहाँ पे ड चूंकि हमारा अल्पप्राण होता है इसलिए ड के नीचे बिंदी ड़ वाला भी हमारा क्या होगा, अल्पप्राण होगा। तो याद करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। ड ध्यान है मुझे, तो अड़ भी ध्यान रहेगा, ड के नीचे बिंदी वाला। अब उसके बाद एक आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमको पहला, तीसरा, पांचवा मिल गया। इसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन की हम बात करते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन का जो पहला अक्षर देखिए क्या है, अ। अंतस्थ व्यंजन का हमारा, अंतस्थ व्यंजन का जो पहला अक्षर है वो हमारा अ, और अल्पप्राण का भी जो पहला अक्षर है वो भी क्या है, अ। प्लस हम जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन होता क्या है, जब श्वास की अंतः अंतर्गति होती है, जिसे बोलते हैं य, र, ल, व, तो उस केस में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा अल्पप्राण होगा, क्योंकि इसको बोलने में एक तो कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा श्वास की अंतः अंतर्गति हो रही है। और इसको पकड़ने का ट्रिक आपका क्या होगा, अ से अल्पप्राण,
अ से अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होगा? अल्पप्राण होगा। एक ड और ढ़ में, तो ड के चूंकि अल्पप्राण है इसलिए ड के नीचे बिंदी भी हमारा क्या रहेगा? अल्पप्राण ही रहेगा। इसके अलावा कौन? सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। कौन से सभी स्वर? स्वर कितने हमारे? 11 मूल स्वर। स्वर हमारे कितने? 11। हिंदी में अगर स्वरों की संख्या पूछे तो 11, कुल स्वर पूछे जाए तो 13। तो 11 जो स्वर हैं हमारे वो कैसे हैं? वो हमारे अल्पप्राण हैं, जिनको बोलने में हमको कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, कम समय लगता है। स्वर के वैसे भी हम जानते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तो इसलिए वो सभी स्वर क्या है? हमारे अल्पप्राण हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरी तरफ, महाप्राण। जिन वर्णों को बोलने में अधिक वायु या अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ती है उसे महाप्राण कहते हैं। इन अक्षरों को हमने बोल के देखे थे। क ख किसमें ज्यादा समय लगा? ख में, तो ख हमारा क्या हुआ? महाप्राण। ग घ में ज्यादा समय लगा इसलिए घ भी क्या होगा? महाप्राण। च छ में ज्यादा समय लगा इसलिए महाप्राण। झ में ज्यादा समय लगा इसलिए महाप्राण। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि दूसरा और चौथा वाला जो वर्ण है, जितने भी हमारे वर्गीय व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है, उसका दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या है? महाप्राण है। इसके अलावा जो डाउट बनता है, तो चूंकि ढ से ढक्कन हमारा आ रहा है महाप्राण में, तो इसलिए ढ पे नीचे बिंदी लगाएंगे। जैसे पढ़ना हम लोग बोलते हैं या पढ़ना हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी क्या होगा? ढ के नीचे बिंदी वाला भी ढ के हिसाब से अगर महाप्राण है तो ये भी क्या होगा? महाप्राण होगा। तो इससे हमको ध्यान में रहेगा, कभी भूलेंगे हम नहीं। अब लास्ट में आता है उष्म व्यंजन। श ख स ह, ये हमारा क्या होगा? ये भी हमारा महाप्राण होगा। ध्यान कैसे रहेगा? व्यंजन में हम सारे तो देख ही ले रहे हैं। अंतस्थ हमारा हो गया अल्पप्राण, अ से अंतस्थ, अ से अंतस्थ और अ से अल्पप्राण, और जो बचा हुआ है हमारा कहाँ जाएगा? उष्म वाला महाप्राण में। इस तरीके से हम लोग अल्पप्राण और महाप्राण को कवर कर सकते हैं।